एवरीबॉडी, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि दिल्ली किस तरह से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में कुतुबुद्दीन की क्या भूमिका रही। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उन्होंने जो विजय प्राप्त की उसका हमने अध्ययन किया था। बाद में हमने यह भी देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक हुआ था दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम था आराम शाह। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, परंतु अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि आराम शाह इल्तुतमिश का वैध उत्तराधिकारी नहीं था, उसके कोई पुत्र नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद कहता था कि भाई मेरे एक पुत्र नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र था नहीं। तो जो तुर्की सरदार थे, कुछ जो तुर्की सरदार थे, उन्होंने आराम शाह को राजगद्दी पे बिठा दिया। एक्चुअली बात क्या है कि जो तुर्की सरदार थे ना, उनमें भी दो गुट थे। एक गुट तो था जो लाहौर में था, जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। दूसरा गुट था जो वो था दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जो तुर्की सरदार थे। तो दोनों ही जो तुर्की सरदारों के जो दो गुट थे ना, वो दोनों अपने अपने जो चाहने वाले व्यक्ति हैं उनको वो राजगद्दी पे बिठाना चाहते थे। तो जो लाहौर का तुर्की गुट था वो आराम शाह को उन्होंने राजगद्दी पे बिठाया, जबकि दिल्ली वाले जो तुर्की सरदार थे वो चाहते थे कि आराम शाह की जगह इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। तो दिल्ली गुट वाले जो तुर्की अमीर थे, उन्होंने शमसुद्दीन इल्तुतमिश को राजगद्दी के लिए आमंत्रित किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी में बैठा। फिर आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, और उसमें आराम शाह पराजित हो जाता है और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की जो इल्तुतमिश है ना, वो उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, शासक नहीं, संस्थापक। वैसे संस्थापक के रूप में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो की, परंतु उसको व्यवस्थित नहीं कर पाया, उसको एक तरह से एक ढांचा प्रदान नहीं कर पाया। और ये काम जो किया वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसलिए अधिकांश जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जो करने वाला वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश था, क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत को एक स्थायित्व प्रदान किया, एक स्वरूप प्रदान किया, उसको एक मजबूती प्रदान की। अब हम इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं कि इल्तुतमिश था कौन। इल्तुतमिश जैसे नाम से पता चल रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे नाम आ रहा है। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था और ये शासक बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले बदायूं का राज्यपाल था और उसने नासिर उल मोमिनीन की उपाधि उसको दी गई थी। और इसके अलावा जो इल्तुतमिश था ना, उसके पूर्व की जानकारी मैं बता देता हूँ आपको। ये भी एक दास था, और ये दास किसका था? मोहम्मद गोरी का। किसका दास था? मोहम्मद गोरी का। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, उसी तरह से इल्तुतमिश भी मोहम्मद गोरी का एक प्रमुख दास था। और जब ग्वालियर विजय की थी, मोहम्मद गोरी के समय में जब ग्वालियर विजय की गई थी, तब ग्वालियर का जो किलेदार है, ग्वालियर के किले की सुरक्षा के लिए इल्तुतमिश को वहाँ नियुक्त किया गया। बाद में जब कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, तो कुतुबुद्दीन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, मैंने बताया था आपको, पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो प्रतिद्वंदी थे, एक तो थे यल्दौज और एक था कुबाचा। इसके अलावा बंगाल का शासक अली मर्दान, वो भी उसको चुनौती दे रहा था। इसके अलावा एक था मसूद। तो ये 3-4 जने इनके प्रतिद्वंदी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने क्या किया कि एक पुत्री का विवाह तो नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया, एक अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? इल्तुतमिश के साथ। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का साथी होने के साथ ही उसका मतलब दामाद भी था। तो जब उसके साथ विवाह कुतुबुद्दीन की बेटी के साथ हो गया, तो कुतुबुद्दीन ने इसको क्या किया, इसको बदायूं जो है एक एकता था, उस समय एकता एक राज्य था,
इक्ता क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये मान लीजिए आप एक प्रांत था, तो बदायूं प्रांत का इसको राज्यपाल बना दिया जाता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तब इल्तुतमिश बदायूं का राज्यपाल होता है। क्योंकि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई थी, और लाहौर में आराम शाह था, और वहाँ के जो तुर्की सरदार थे उन्होंने आराम शाह को राजगद्दी पे बिठा दिया। परंतु दिल्ली गुट के जो तुर्की सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि आराम शाह राजगद्दी पे बैठे, क्योंकि आराम शाह एक क्रूर शासक था, विलासी शासक था, तो अयोग्य शासक था। तो कोई भी दिल्ली वाले जो तुर्की सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि उसको बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया राजगद्दी पे बैठने के लिए, और जो दिल्ली गुट है उन्होंने मिलकर इल्तुतमिश को राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया। बाद में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में आराम शाह की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली सल्तनत पे कुतुबुद्दीन का अधिकार हो जाता है। तो ये घटनाएं, सब घटना कब की है? 1210 की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है वो 1210 में होता है, और उनका शासनकाल है जैसा आप देख पा रहे हैं 1210 से लेकर 1236 तक। 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश शासन कर रहा। इल्तुतमिश बेहद ही योग्य व्यक्ति था, बहुत अच्छा सैनिक था, सुसंस्कृत था, न्यायप्रिय था, और सभी गुण जो एक शासक में होने चाहिए थे वो सभी गुण इल्तुतमिश में थे। अब यह प्रश्न उठता है कि इल्तुतमिश जो है योग्य शासक था, और किस तरह उसने जैसे शासक बना, शासक बनने के साथ ही उसके सामने एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई? सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थे उनके प्रतिद्वंदी। जैसा कि हमने देखा था कि पिछली जो क्लास थी उसमें भी हमने ये देखा था कि जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान बनता है, दिल्ली सल्तनत का, तब उसके दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, यल्दौज और कुबाचा। तो इस समय जो इल्तुतमिश सम्राट बनता है, इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, उस समय भी उसके दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। दो कौन थे? दो प्रतिद्वंदी कौन थे? एक तो था यल्दौज और दूसरा था नासरुद्दीन कुबाचा। ये दोनों भी, जैसा मैंने पहले बताया था, ये दोनों भी कौन थे? ये दोनों भी मोहम्मद गौरी के दास थे, और ये भी योग्य व्यक्ति थे। इसमें ताजुद्दीन यल्दौज था, वो गजनी का शासक था, और जो नासरुद्दीन कुबाचा था, ये कुबाचा कौन का शासक था? ये सिंध का शासक था। सिंध में उच्च को इसने अपना केंद्र बना रखा था, तो वहाँ से ये शासन करता था। तो ये गजनी का शासक होने के कारण यल्दौज क्या ये सोचता था कि जो भारत का जो राज्य है उसका भी, उस पर भी मेरा अधिकार है। तो वो हमेशा भारतीय राज्य पे अपना दावा मजबूत करता था, अपना दावा पेश करता था। इल्तुतमिश को वो यहाँ का भारत का शासक नहीं मानता था। तो ये प्रमुख समस्या हो गई। पहली तो हो गई यल्दौज और कुबाचा की समस्या, यल्दौज की समस्या हो गई, कुबाचा की समस्या हो गई। कुबाचा का शासन कहाँ था? सिंध, पंजाब, इसके जो आसपास का क्षेत्र था, ये क्षेत्र था किसका? कुबाचा का। तो ये दो बड़ी समस्याएं थी। तीसरी जो एक समस्या आई थी इल्तुतमिश के सामने गद्दी पे बैठते ही, वो तीसरी समस्या ये थी कि इसी समय भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ, और मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां। आपको पता है मंगोल कौन थे? मंगोल मध्य एशिया की एक खतरनाक जाति थी, जहाँ जहाँ भी ये आक्रमण करती थी वहाँ पे वो विनाश कर देती थी। तो तीसरी समस्या थी मंगोलों का भारत के ऊपर आक्रमण। इसके अलावा इल्तुतमिश के सामने और भी बहुत समस्याएं थी। जैसे ही सम्राट बनते हैं उसके सामने और समस्याएं थी। जैसे कि पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सरदार थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश को चाहने वाले जो लोग थे उनको कुतुबवंशी सरदार कहते हैं, तो वो भी इनके विरोधी थे। तीसरा, जिन भारतीय क्षेत्रों पर मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार किया था, वो क्षेत्र वापस से विद्रोह करने लग गए। राजस्थान के हैं या भारत के किसी भी क्षेत्र के जो शासक है, वो शासक अपने आप को स्वतंत्र करने लग गए। अगला एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, वो थी अली मर्दान के द्वारा। अगली समस्या कौन थी? अली मर्दान। ये बंगाल का शासक था। मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था,
बख्तियारुद्दीन खिलजी, उन्होंने बंगाल पे अधिकार किया था। उसके बाद बंगाल के जो शासक बने वो अली मर्दान थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। कुतुबुद्दीन ऐबक उनके ऊपर नियंत्रण लगाने में असफल रहे। तो ऐसी स्थिति में अब इसके इल्तुतमिश के सामने ये भी समस्या थी कि बंगाल को किस तरह से वापस जीता जाए। तो ये कुछ समस्याएं थी। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो यही थी, ये 3-4 समस्या थी। अब इन समस्याओं से किस तरह से उन्होंने अपना समाधान किया, तो इसके लिए उन्होंने समाधान किया कि सबसे पहले तो जो यल्दौज था उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। यल्दौज के ऊपर ध्यान दिया। यल्दौज गजनी का शासक था और गजनी का शासक था यल्दौज। तो उस समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। वो घटना मैं बताता हूँ आपको कि इसी समय ख्वारिज्म के शासक, कहाँ के शासक? ख्वारिज्म के शासक, ख्वारिज्म का शासक थे, वहाँ के शासक थे। वहाँ के शासक ने यल्दौज के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर आक्रमण किया? ख्वारिज्म के शासक ने गजनी पे आक्रमण करके क्या किया उन्होंने? गजनी पे आक्रमण करके उन्होंने यल्दौज को गजनी से खदेड़ दिया। अब यल्दौज का जो राज्य था गजनी, यल्दौज का क्या राज्य था? गजनी, यल्दौज, सॉरी, यल्दौज का राज्य था गजनी। क्या था? गजनी। अब इसके ऊपर जलालुद्दीन मकवरनी का इसका ख्वारिज्म के शाह का आक्रमण हो जाता है। ख्वारिज्म का शाह इसको भगा देता है गजनी से। कहाँ से भगा देता है? गजनी से। ये भाग के कहाँ जाता है? सिंध। कहाँ पे आता है? सिंध आ जाता है। और सिंध में आपको पता ही है सिंध का शासक कौन होता है? कुबाचा। कौन होता है? कुबाचा। अब सिंध का शासक कुबाचा है, तो अब सिंध के शासक कुबाचा, तो कुबाचा को खतरा हो जाता है। और यल्दौज के सिंध आने से कुबाचा की जो स्थिति है ना भाई, वो स्थिति खराब हो जाती है। अब इस समय इल्तुतमिश को मौका मिल जाता है। इसी समय इल्तुतमिश को मौका मिल जाता है कि यल्दौज को ख़त्म किया जाए। तो इल्तुतमिश इस मौके का फ़ायदा उठाता है और 1215 में 1215 ईस्वी में यल्दौज के ऊपर आक्रमण करता है और तराइन का तृतीय युद्ध, ध्यान रखना भाई, तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। कब होता है? 1215। पहला और दूसरा युद्ध आपको पता ही है तराइन का, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर किसी को ये पता नहीं होता कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था। देखिए, ध्यान रखने वाली बात है, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, दोनों युद्ध किसके बीच में हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, 1191 और 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। दोनों युद्ध किस किस के बीच में हुए थे? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। परंतु तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ? 1215 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है? यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में। किसके बीच में होता है? यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में 1215 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है। और इस 1215 में तराइन का जब युद्ध होता है तो इसमें यल्दौज पराजित हो जाता है। उसको बंदी बनाया के कहाँ लाया जाता है? बदायूं लाया जाता है। किसको? यल्दौज को। और यहाँ लाद के बदायूं ला के क्या किया जाता है? उसके साथ उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको मार दिया
जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है भाई। तो इल्तुतमिश को अपने एक शत्रु से आज़ादी मिल गई। पहला शत्रु कौन था? यल्दौज। मैंने बताया था ना, इल्तुतमिश के सामने जो समस्या उत्पन्न करने वाले जो लोग थे, यल्दौज था, कुबाचा था, अली मर्दान था, है ना भाई। तो पहला जो शत्रु था वो समाप्त हो जाता है, यल्दौज। अब क्या होता है कि उधर ख्वारिज्म का शाह जिसने यल्दौज के राज्य गजनी पर आक्रमण किया ना भाई, किसने? ख्वारिज्म के शाह ने। किसने आक्रमण किया था गजनी पे? ख्वारिज्म के शाह ने। अब इस ख्वारिज्म का शाह था, या शाह को राजा भी कह सकते हैं, शासक भी कह सकते हैं। ख्वारिज्म के शाह ने जब गजनी पे आक्रमण किया, यल्दौज को भगा दिया। यल्दौज भारत की तरफ, पंजाब सिंध की तरफ आया। यहाँ पे उसने इल्तुतमिश से युद्ध हुआ, तराइन का तृतीय युद्ध। और तराइन के तृतीय युद्ध में यल्दौज बंदी बना लिया जाता है, और यल्दौज को बंदी बना के बदायूं लाया जाता है। बदायूं लाने के बाद में यल्दौज को मार दिया जाता है। अब जब यह गजनी पे ख्वारिज्म के शाह का अधिकार हो गया, परंतु ये एक और समस्या पैदा हो गई। हुआ क्या कि गजनी के ऊपर ख्वारिज्म के शाह का अधिकार था ना, तो अब गजनी के ऊपर आक्रमण कर दिया चंगेज खान ने। किसने आक्रमण कर दिया? चंगेज खान ने। ये कौन थे? मंगोल आक्रमणकारी। चंगेज खान, ये क्या? चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? गजनी के ऊपर। और गजनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। यहाँ से चंगेज खान क्या करता है? ख्वारिज्म का एक राजकुमार होता है जलालुद्दीन मकबरनी। कौन होता है भाई? जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी। अब ये जलालुद्दीन मकबरनी है ना भाई, इसका पीछा करने लग गया कौन? चंगेज खान। कौन पीछा कर रहा है इसका? चंगेज खान। ध्यान रखने वाली बात है, कौन पीछा कर रहा था इसका? चंगेज खान। और इसको खदेड़ा वहाँ से गजनी से, और गजनी से खदेड़ते खदेड़ते इसको कहाँ पे तक ले आया? पंजाब तक। कहाँ आ गया ये? पंजाब। और पंजाब में आते ही इल्तुतमिश के सामने समस्या हो गई कि जलालुद्दीन मकबरनी पंजाब आ गया। इसका मतलब उसका पीछा करते करते कौन आ जाएगा? चंगेज खान आ जाएगा। और चंगेज खान एक शक्तिशाली क्रूर शासक था, उससे अगर दुश्मनी लेते हैं तो समस्या हो जाती है। दिल्ली सल्तनत जो अभी अभी नई नई स्थापित हुई है, जो अभी तक पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है, उसके लिए एक बहुत बड़ा संकट था चंगेज खान का। तो इल्तुतमिश ने अपने विवेक से काम लिया, और ये चंगेज खान की या मंगोलों की समस्या थी, उसका उसने समाधान किया। समाधान करने के लिए उसने क्या किया? कुछ विद्वान मानते हैं कि जो चंगेज खान है, उस चंगेज खान ने क्या किया कि चंगेज खान ने क्या किया कि चंगेज खान ने एक राजदूत भेजा किसके पास में? इल्तुतमिश के पास। और उससे कहलाया गया इल्तुतमिश को कि आप है जलालुद्दीन मकबरनी को कोई सहायता नहीं दे, अपने राज्य में किसी तरह की शरण नहीं दे। तो इल्तुतमिश तो यही चाहता था, क्योंकि अगर वो इसको शरण देता तो क्या होता? चंगेज खान से सीधी दुश्मनी हो जाती। इसलिए उसने जलालुद्दीन मकबरनी को कोई सहयोग नहीं किया। जलालुद्दीन मकबरनी ने संपर्क भी किया था इल्तुतमिश के साथ कि भाई मेरी मदद करो, परंतु इसने मना कर दिया। साथ ही जलालुद्दीन मकबरनी के पंजाब और सिंध में आने से कुबाचा की स्थिति और ख़राब हो गई। कुबाचा की जो स्थिति थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। कुछ समय बाद क्या होता है कि चंगेज खान भी पीछा कर रहा था, पीछा करते करते इधर आ गया पंजाब में, परंतु जब तक क्या हुआ, जलालुद्दीन मकबरनी वापस भारत छोड़ के भाग गया। तो मंगोलों ने भी
जो चंगेज़ खां उसने भी दिल्ली के अंदर या अपने भारतीय जो राज्य है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्य है उसमें प्रवेश नहीं किया, उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया और वो भी उसका पीछा करते करते वापस चला गया। इस तरह से एक महत्वपूर्ण जो समस्या थी वो महत्वपूर्ण समस्या से अपने आप को निजात दिलवा दी। अब तीसरी समस्या थी कुबाचा की। अभी कुबाचा जिंदा था, हालांकि कमज़ोर हो गया था परंतु अभी वो जिंदा था और वो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी था। तो वो चाहता था कि किसी भी तरह से कुबाचा को पराजित किया जाए। इसके लिए 1227 में, कब 1227 ईस्वी में 1227 ईस्वी में कुबाचा पर आक्रमण करता। इल्तुतमिश कुबाचा के ऊपर आक्रमण कब करता है? 1227 में। 1227 में आक्रमण करता है। आक्रमण करते ही इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश अधिकार कर लेता भटिंडा के ऊपर, सुरसती के ऊपर। भटिंडा, सुरसती जीतता हुआ, लाहौर जीतता हुआ पहुंच जाता उच्च, जहाँ पे कुबाचा रहता था। कहाँ पहुंच जाता? उच्च। उच्च पहुंच जाता है जहाँ पे कुबाचा रहता। अब कुबाचा क्या करता है? यहाँ से भागता है इल्तुतमिश को देखते ही, और कहाँ चला जाता है? बक्कर, समुद्री किनारे के ऊपर बक्कर का किला। सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पे बक्कर का किला है। बक्कर के किले में जाके कुबाचा छुप जाता है। अब छुपने के बाद में क्या करता है? वो अपने पुत्र अलाउद्दीन बहराम को, अपने पुत्र अलाउद्दीन बहराम को इल्तुतमिश के पास भेजता राजदूत बना के, और उसको कहलाता है कि भाई मैं आपके सामने समर्पण करने के, आपसे संधि करना चाहता हूँ और मैं पराजय स्वीकार करता हूँ और आपसे संधि करना चाहता हूँ। तो जो अपने इल्तुतमिश है वो मानता नहीं। वो कहता है कि भाई आपको अगर हमारी पराजय स्वीकार है तो आप बिना शर्त समर्पण कर दीजिए। पर कुबाचा को पता था अगर मैं बिना शर्त समर्पण किया मैंने तो क्या होगा? बिना शर्त समर्पण करते ही इल्तुतमिश मेरे को मार देगा और यातनाएं देगा। इसलिए उसने कुबाचा ने सोचा कि मैं इसकी यातना से कैसे बच सकता हूँ, इनकी यातनाओं से मैं किस तरह से बच सकता हूँ। इसके लिए उसने क्या किया? सिंधु नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। किस नदी में? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में डूब के अपनी जान दे दी। किसने? कुबाचा ने। किसने जान दे दी? कुबाचा ने। तो अब इल्तुतमिश के सामने तीसरी समस्या भी हो गई ख़त्म। तीनों समस्याएं कौन सी थी? पहली समस्या यल्दौज की, दूसरी समस्या मंगोल आक्रमणकारी जो जलालुद्दीन मकवानी का पीछे करता आ रहे थे चंगेज़ का, और तीसरी समस्या नासिरुद्दीन कुबाचा की। तीनों समस्याएं ख़त्म हो गई। इसके बाद इससे पहले एक और समस्या थी और थी बंगाल की। कौन सी समस्या थी? बंगाल की। जैसा कि हमने बताया था कि बंगाल पे विजय किसने प्राप्त की? बंगाल और बिहार को जीता था बख्तियारुद्दीन खिलजी ने। किसने जीता था? बख्तियारुद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद में वहाँ का जो शासक बना था वो शासक कौन बना था? अली मर्दान। कौन शासक बना? अली मर्दान। अब अली मर्दान शासक बनता है। अली मर्दान शासक बन गया, परंतु अली मर्दान भी अपने आप को स्वतंत्र मानता है और वो धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने लग जाता, इल्तुतमिश को चुनौती देने लग जाता है। तो इल्तुतमिश को इसके बारे में चिंता होती है कि ये अली मर्दान एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे सामने, तो इसको कैसे समाप्त किया जाए। तो इसका मौका वो देख ही रहा था, तो कुछ ही समय में इसका मौका उसको मिल गया। अली मर्दान को क्या होता है कि अली मर्दान को वहाँ पे एक विद्रोह होता है और अली मर्दान को मार दिया जाता है। अली मर्दान को वहाँ पे बंगाल में विद्रोह होता है और वहाँ पे अली मर्दान को मार दिया जाता है। अली मर्दान के बाद जो शासक बनता है वो शासक कौन बनता है? हिसामुद्दीन ऐवाज खिलजी। हिसामुद्दीन ऐवाज खिलजी कौन शासक बनता है अली मर्दान के बाद? हिसामुद्दीन।
हिशामुद्दीन एवाज। एवाज भी बोलते हैं, एवज भी बोलते हैं ना। हिशामुद्दीन एवज खिलजी, ये बन जाता है भाई बंगाल का शासक। और यह शासक बनते ही यह कौन सी उपाधि धारण करता है? हिशामुद्दीन एवाज उपाधि धारण करता है गयासुद्दीन की। कौन सी उपाधि धारण करता है? गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। गयासुद्दीन के नाम से ये सुल्तान बनता है भाई, इस नाम से गयासुद्दीन। और अपने नाम से सिक्के चलाना प्रारंभ कर देता है। आसपास के क्षेत्रों पे जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा है, तिरहुत है, जहाजनगर है, बंगा है और कामरूप है, इन सभी क्षेत्रों से राजस्व इकट्ठा करता है, खराज इकट्ठा करता है। खराज मुस्लिम काल में या सल्तनत काल में खराज कहते हैं भू राजस्व को। क्या किसको कहते हैं? भू राजस्व को। तो खराज इकट्ठा करने लग जाता है। तो अब गयासुद्दीन एक महत्वपूर्ण चुनौती के सामने था। इसी समय फिर इल्तुतमिश को मौका मिलता है और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश क्या करता है? बंगाल पे आक्रमण करता है। बंगाल पर आक्रमण, और बंगाल पे आक्रमण करके जो गयासुद्दीन है उसको पराजित कर देता है। गयासुद्दीन पराजय मान लेता है, बहुत सारा धन इल्तुतमिश को देता है। जितना भी इल्तुतमिश का सैनिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई वो गयासुद्दीन को करनी पड़ती है। तो फिर इल्तुतमिश क्या करता है? वहाँ से उसको छोड़ के वापस आ जाता है और उसका बंगाल के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहाँ एक अपना व्यक्ति छोड़ के आ जाता है, जानी मलिक जानी। किसको छोड़ के आ जाता है? मलिक जानी को बंगाल का मुख्ता बनाते हैं। क्या है? मुख्ता। अब यह प्रश्न उठ रहा होगा आपके, ये मुख्ता कौन होता है? मुख्ता होता है जो इक्ता होता है ना, वह एकता, उसका प्रमुख। अक्ता का मतलब होता है प्रांत। अक्ता का मतलब क्या होता है? प्रांत। हालांकि छोटी अक्ता होती है, बड़ी अक्ता होती है ना। अक्ताएं कई तरह की होती है। छोटी अक्ता को प्रांत नहीं कहते, पर बड़ी जो अक्ता होती है वो एक तरह से प्रांत, जो आधुनिक प्रांत होते हैं ना, उसी तरह प्रांत होते थे। और अक्ता का जो प्रमुख होता है वो मुख्ता होता था। तो बंगाल जीतने के बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया? जानी मलिक को बंगाल का मुख्ता बना दिया। परंतु जैसे ही इल्तुतमिश वापस आता है, गयासुद्दीन क्या करता है? जानी मलिक को पराजित करके भगा देता है। अब इल्तुतमिश को फिर गुस्सा आता है, फिर बंगाल के ऊपर आक्रमण किया जाता है और बंगाल के आक्रमण करके गयासुद्दीन को समाप्त कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में अपना जो पुत्र होता है, इल्तुतमिश का जो पुत्र होता है नासिरुद्दीन, क्या नाम है? नासिरुद्दीन। ये वही इल्तुतमिश का सबसे योग्य पुत्र था। हालांकि ये इल्तुतमिश के जीवन काल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु ये सबसे योग्य पुत्र था। और नासिरुद्दीन को बंगाल जो सूबा था या प्रांत था या इक्ता था, बंगाल इक्ता का प्रमुख या मुख्ता बना दिया जाता है। ठीक है, तो अब हो गई बंगाल की भी समस्या समाप्त। और समस्या थी, एक और समस्या थी कि जो जिन राजपूत क्षेत्रों को, राजपूत शासकों को मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन के ऐबक के समय में भी पराजित किया गया था, वो वापस स्वतंत्र होने लग गए। तो उनके ऊपर वापस से इल्तुतमिश ने अधिकार किया, उनके ऊपर आक्रमण किया 1226 में। 1226 ईस्वी में उसने क्या किया? रणथंभौर के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? रणथंभौर। रणथंभौर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और 1226 में ही 1227 में मंडोर, पहले भाई जोधपुर जो राज्य था ना, उसकी राजधानी मंडोर थी, ये जोधपुर के पास है। तो मंडोर के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसी समय नागौर को भी किसने जीत लिया? इल्तुतमिश ने। इसके अलावा उसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था, परंतु मेवाड़ के ऊपर इल्तुतमिश को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उस समय मेवाड़ के जो शासक थे उनकी राजधानी नागदा थी भाई। कहाँ पे राजधानी थी? नागदा।
और नागदा जो मेवाड़ की जो राजधानी थी नागदा, वो आजकल कहाँ पे पड़ती है? वो आजकल पड़ती है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ का जो शासक था जैत्र सिंह, कौन था? जैत्र सिंह। इसके ऊपर आक्रमण किया। इस मेवाड़ के जो शासक थे जैत्र सिंह, इसके ऊपर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, परंतु इसमें वो इल्तुतमिश सफल नहीं हो पाया। एक युद्ध हुआ था भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध। इस युद्ध में दोनों के बीच में लड़ाई हुई, परंतु इसमें जो यह इल्तुतमिश सफल नहीं हो पाया और उसको वापस आना पड़ा। इस तरह से इल्तुतमिश क्या करता है कि अपनी सभी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम किया इल्तुतमिश ने, वो महत्वपूर्ण काम किया कि अपने प्रशासन को संगठित किया। इल्तुतमिश ने ये देखा कि जो ज़्यादातर जो सरदार हैं, अमीर वर्ग के जो लोग हैं, वो समय समय पर विद्रोह करते हैं। तो वो चाहता था कि मैं एक ऐसे अमीरों का गुट का निर्माण करूं जो हमेशा उसका वफादार रहे, हमेशा उसका वफादार रहे। तो इसलिए उसने इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने जो प्रमुख गुलाम थे, अपने प्रमुख दास थे, उन दासों का एक गुट तैयार किया गया जिसमें लगभग 40 दास थे। इसलिए उसको क्या कहते थे? चालीसा। क्या कहते थे? चालीसा। या इसको कहते थे तुर्गान ए चहलगामी। तुर्गान ए चहलगनी। तुर्गान ए चहलगनी या चालीसा। तुर्गान ए चहलगनी या चालीसा। तो इसमें कितने जो प्रमुख व्यक्ति थे, कितने थे? 40 लगभग। परंतु इतिहासकार इनकी संख्या को लेकर मतभेद है। अलग अलग जो विद्वान है, जैसे मिन्हाज सिराज कहते हैं कि उस समय के 25 विद्वानों के नाम बताते हैं मिन्हाज सिराज। इसने पुस्तक लिखी थी तबाक़त नासिरी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तबाक़त नासिरी। तो उस पुस्तक में वो 25 प्रमुख सरदारों की जीवन परिचय देते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो संख्या, जो सरदारों की संख्या थी, वो 40 नहीं होती थी, 40 के आसपास कितने भी हो सकते थे, जिसमें इल्तुतमिश के जितने भी वफादार दास थे, उन दासों को शामिल किया गया था। और सभी राज्य के सभी प्रमुख पदों पर, चाहे वो कोई सा भी पद हो, वो सभी प्रमुख पदों पर इस तुर्गान चहलगामी के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता था, ताकि कि भविष्य में कोई सुल्तान के खिलाफ कोई विरोध नहीं हो। परंतु एक बात ध्यान रखना है, तुर्गान चहलगामी या चालीसा है ना भाई, इसने आगे चल के एक बहुत बड़ी समस्या भी पैदा कर दी थी। जब बलबन से पहले का जो इसके इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे ना भाई, रजिया है, रुकनुद्दीन है, तो उनके समय में नासिरुद्दीन है, तो उनके समय में क्या होता है कि उनके समय में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है इनके द्वारा, तुर्गान चहलगामी के सदस्यों के द्वारा। ये क्या करते, ये ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी इच्छा से सुल्तान बनाना शुरू कर दिया। जो सुल्तान इनकी इच्छा से नहीं चलता, उनको अपने पद से हटाने लग गए थे। तो ऐसी स्थिति में तुर्गान चहलगामी बाद में ज़्यादा खतरनाक हो गई थी, और इसको समाप्त किया, इस गुट को, जो तुर्गान चहलगामी गुट की स्थापना जिसने इल्तुतमिश ने की थी, इस गुट को बाद में समाप्त किया बलबन ने। किसने समाप्त किया? बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा जो इल्तुतमिश की जो हम देखते हैं कि और क्या क्या उपलब्धियाँ इल्तुतमिश की हो सकती थी, तो महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी, वो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि सुल्तान ने अपने जो पद था उसको वैधता प्रदान कराई। क्योंकि अभी तक जो इस्लाम में ये नियम था कि जो इस्लामी जो राज्य होता है उसका प्रमुख कौन होता है? खलीफा होता है। कौन होता है? खलीफा। जब तक खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं होती है, तब तक उस राज्य को वैध राज्य नहीं माना जाता है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने ये किया कि खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली। उसी समय क्या होता है कि फरवरी 1929 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को खिल्लत और प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। होता है क्या है कि इस समय खलीफा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आके इल्तुतमिश को क्या प्रदान करते हैं? खिल्लत। खिल्लत क्या होती है? एक वेशभूषा होती थी, एक वस्त्र होते थे राजा के,
जो खलीफा अपने अधीन राजा को प्रदान करता था। आपको पता है खलीफा कौन होता है? खलीफा मुस्लिमों का सबसे बड़ा राजनीतिक और धर्मगुरु होता था। राजनीति में भी सर्वोच्च पद किसका होता था? खलीफा का होता था। और धर्म के क्षेत्र में भी सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? खलीफा। जैसे ईसाइयों में पोप होता है ना भाई, तो उसी तरह से इस्लाम में खलीफा होता है। तो खलीफा से पुष्टि मिल गई इसको, खलीफा से इसको मान्यता मिल गई और उनको यह अधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आज़म की उपाधि भी प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की? सुल्तान ए आज़म। सुल्तान ए आज़म की सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद इल्तुतमिश ने नासिर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? नासिर उल मोमिनीन। ये ध्यान रखना भाई, छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता कब प्राप्त हुई? 1229 में। ठीक है भाई। दूसरा, खलीफा ने इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि प्रदान की? सुल्तान ए आज़म की उपाधि। किसकी उपाधि प्रदान की? सुल्तान ए आज़म की। तीसरी, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? नासिर उल मोमिनीन। नासिर उल मोमिनीन की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। इसके अलावा इल्तुतमिश की जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी भाई, वो था सिक्कों की में सुधार करना, मुद्रा व्यवस्था में सुधार करना। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने मुद्रा में सुधार किया। अभी तक मोहम्मद गौरी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है या आराम शाह है, उन्होंने सबने जो सिक्कों का प्रयोग किया, वो सिक्के पहले भारत में जो चलते थे ना भाई, तो पुराने सिक्के राजपूत काल के जो सिक्के थे उन्हीं का वो इस्तेमाल करते थे। नई मुद्रा व्यवस्था भारत में पहली बार लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को। पहली बार इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के चलाता है भाई। कैसे सिक्के चलाता है? अरबी सिक्के। दो तरह के सिक्के वो चालू करता है। एक तो चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा जाता है, और इसका वेट कितना होता था? 175 ग्रेन। कितना होता था? 175 ग्रेन। दूसरा सिक्का उसने चलाया तांबे का, जिसको कहते थे जीतल। क्या कहते थे? जीतल। तांबे का दूसरा सिक्का होता था जीतल। इल्तुतमिश ने नई परंपरा भी चलाई कि सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम लिखा जाता था। जहाँ पे सिक्के छपते थे या सिक्के बनते थे, सिक्के बनने या मुद्रा जहाँ बनाई जाती है उसको टकसाल कहते हैं। तो उस टकसाल का नाम भाई दिल्ली की टकसाल से छपा, लाहौर की टकसाल से छपा, या किस जगह की टकसाल से छपा हुआ सिक्का है तो उसका नाम भी इसके ऊपर लिखा जाता था। साथ ही साथ इसमें इल्तुतमिश अपने आप को खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि मैंने बताया था कि इस्लामिक राज्य जहाँ जहाँ भी था उस समय उसका सर्वोच्च अधिकारी किसको माना जाता था? खलीफा को। बाकी जो जितने भी शासक होते थे वो अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि कहते थे। अब यह प्रश्न आता है कि खलीफा से ही मान्यता लेने की क्या ज़रूरत थी? अपने उसके सीधा संबंध तो था ही नहीं, ना तो इल्तुतमिश को कोई सीधा संबंध था, ना कोई डर था। परंतु इससे क्या होता है? खलीफा से मान्यता प्राप्त करने के बाद क्या होता है कि उनको एक तरह से मुस्लिम प्रजा ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखने लग जाती थी, सुल्तान की आज्ञा का पालन करने लग जाती थी। तो खलीफा से उसने मान्यता प्राप्त की। तो ये हो गया भाई सिक्कों का चलाया। इल्तुतमिश की एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था थी, सिक्कों के ऊपर उन्होंने देखो क्या क्या अंकित करवाया। सिक्कों के ऊपर शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य के वह धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक का सहायक, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने सिक्कों के ऊपर लिखवाई थी। एक महत्वपूर्ण सुधार और था इल्तुतमिश का, वो था अख्ता या इक्ता प्रथा व्यवस्था का प्रचलन। अख्ता या इक्ता व्यवस्था का प्रचलन, हालांकि पहले भी ये व्यवस्था प्रचलित थी परंतु वो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो इक्ता व्यवस्था क्या थी इसको हम देख लेते हैं। इक्ता या अख्ता भी आ जाता है, वो ऐसी जगह लिखा हुआ अख्ता। ये क्या होता था? इक्ता या अख्ता क्या होता था? इक्ता या अख्ता जो व्यवस्था थी वो क्या थी? तो इक्ता या अख्ता क्या था? एक भूमि का टुकड़ा होता था जो किसी व्यक्ति को या किसी सैनिक अधिकारी को उसकी सेवा के बदले, उसकी तनख्वाह के बदले में दिया जाता था। कि कोई सैनिक अधिकारी होता था चाहे साधारण सैनिक होता था, क्योंकि नगद मुद्रा उस समय कम दी जाती थी। जो भी कार्य किए जाते थे, जो भी सेवा दी जाती थी, उसके बदले में सम्राट या सुल्तान उनको क्या देता था? एक भूमि का टुकड़ा देता था। वो टुकड़ा क्या कहलाता था? अख्ता। क्या कहलाता था? अख्ता। अब अख्ता है ना भाई, छोटी अख्ता है ना, जैसे
एक खेत दे दिया 10 बीघा 20 बीघा या एक गाँव दे दिया, तो ये तो छोटी एकता होती थी। बहुत बार क्या होता है बड़ी बड़ी एकताएँ होती थी, जैसे अपने प्रांत होते हैं ना भाई, उसी तरह से बड़ी एकता होती थी। और एकता का जो प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था, मुक्ता। मुक्ता क्या कहते थे, मुक्ता कहा जाता था। तो एकता के प्रधान को मुक्ता कहा जाता था। तो ये बिल्कुल प्रांत की तरह होते थे। कैसे होते थे, प्रांत की तरह के। और इसके प्रमुख को कहते थे मुक्ता। क्या कहते थे, मुक्ता। तो ये एकता व्यवस्था थी भाई। और एकता व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो भूमि दी जाती थी ना भाई, उसमें से केवल इक्तेदार या मुक्ता जो होता था, इक्तेदार या मुक्ता जिसको एकता मिलती थी, वो केवल वहाँ से भू राजस्व इकट्ठे करने का काम होता था। भू राजस्व में से जो अपना खर्चा होता था, जितना अपनी सेना वो रखता था उसके लिए, या उसके खुद की तनख्वाह, जितना भी जो खर्चा होता था, केवल उस खर्चे के लिए वो वेतन उसके वो खर्चा ही वो रख सकता था। बाकी जो बचती थी चीज़, जो पैसे जितने, जैसे मान लो किसी एकता से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा हो गया, तो अकतदार क्या कहता, अपना खर्चा काट के बाकी जो बचता था, वो जो बाकी बचता था उसको फवाजिल कहते थे। क्या कहते थे, फवाजिल। फवाजिल। तो बाकी जो बचता फवाजिल, उसको क्या कहते थे, सम्राट के पास भेज दिया जाता था, सुल्तान के पास भेज दिया जाता था। तो ये हो गई एकता व्यवस्था। इसके अलावा इल्तुतमिश का जो महत्वपूर्ण योगदान है कि कुछ उन्होंने कार्य किए, जो भवन निर्माण के क्षेत्र में, जो हम देख सकते हैं भवन निर्माण के क्षेत्र में उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। स्थापत्य के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इस कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, उस निर्माण पूरा करवाया गया, ये निर्मित किया पूरा कराया गया। बदायूं, क्योंकि बदायूं का ये क्या था, आपको पता है, बदायूं का ये वहाँ का इक्तेदार था, वहाँ का मुक्ता था, बदायूं एकता का प्रमुख था। तो वहाँ बदायूं में इसने जामा मस्जिद बनाई थी। अगला है नागौर में तारकीन का दरवाज़ा बनवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के लिए कि नागौर में तारकीन का दरवाजे का निर्माण किसने कराया, इल्तुतमिश ने। उसने दिल्ली में एक मदरसा या विद्यालय की स्थापना भी उसने कराई। साथ ही साथ इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है तो उसका मकबरा भी कहाँ बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। जब इल्तुतमिश बामियान के ऊपर आक्रमण करने जा रहा था, तो रास्ते में इल्तुतमिश बीमार हो जाता है, और बीमार होने का बीमारी बढ़ती जाती है। अंततः 30 अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि उसका जो उत्तराधिकारी है वो बनती है रजिया, परंतु रजिया को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता। इल्तुतमिश की जो इच्छा होती है कि भाई रजिया ही मेरे बाद मेरी उत्तराधिकारी हो, क्योंकि इल्तुतमिश का जो योग्य पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, वो उसकी पहले ही मृत्यु हो गई थी, पहले ही क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए अब कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। 1229 में जब इल्तुतमिश जी रहा था, उसी समय उसके योग्य पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद में उसने देखा कि बाकी जो संतानें उनमें सबसे योग्य कौन थी, रजिया। तो उसकी इच्छा थी कि भाई रजिया को ही मेरी मृत्यु के बाद सुल्तान बनाया जाए, परंतु क्योंकि पुरुषवादी समाज था, तो जितने भी जो अमीर सरदार थे इल्तुतमिश के, वो ये नहीं चाहते थे कि हम किसी महिला के अंडर में हम कार्य करें। तो कुछ सरदारों ने क्या किया, इसकी मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन को इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। बाद में क्या, रुकनुद्दीन की माता होती शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन और शाह तुर्कान दोनों ही बहुत बेकार शासक होते हैं। तो थोड़े ही दिनों में क्या होता है, जो सरदार इनको शासक बनाते हैं वो खुद ही परेशान हो जाते हैं। साम्राज्य में जगह जगह विद्रोह शुरू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर रजिया को आना पड़ता है। और रजिया लाल कपड़े पहन के दिल्ली की जनता के बीच में आती है। दिल्ली की जनता, लाल कपड़े उस समय इसलिए पहने जाते थे क्योंकि एक तरह से जिसको न्याय चाहिए होता था ना, उसको लाल कपड़े पहन के आता था। तो जो दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की मुस्लिम जनता जो सरदार थे उनके सामने रजिया जाती है,
और अपने न्याय की मांग करती है, और दिल्ली की जनता क्या करती है, रजिया को सुल्तान स्वीकार कर लेती है। तो ये हम कल पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना के बारे में। तो आज का हमारे इल्तुतमिश का जो लेसन था वो यही समाप्त होता है।